अवाम में खुशामदेद। मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर, और अभी हाल ही में उन्हें एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी दी गई है वस्ती पंजाब या पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। बहुत मेहरबानी सोलंकी साहब। कायरा साहब, अच्छी ख़बर ये है कि जियालों से जब बात करते हैं तो वो बहुत खुश हैं कि कम से कम पंजाब के हद तक जो क़यादत आई है वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनसे जियाले अपने आप को एसोशिएट करते हैं। पहले शायद इतने कंफर्टेबल नहीं थे, हम उन तफसीलात में नहीं जाते। ये तो हुई अच्छी ख़बर। बुरी ख़बर जो है वो ये है कि 2013 के इंतखाबात के बाद उसी सूबे में जिसकी ज़िम्मेदारी आपको दी गई है, हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। इसको कैसे तब्दील करेंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट्स का और दोस्तों का जो हमारे लिए अच्छे जज्बात और अच्छे ख्यालात रखते हैं और इजहार करते रहते हैं। सोलंकी साहब, ये बात हमें बदरजा पता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक मुश्किल फेज़ में है, ख़ास तौर पे जिस तरह आपने कहा कि पंजाब में ख़ास तौर पे हमारी दो बड़ी मुखालिफ जमातें हैं। मुस्लिम लीग, उनका भी गढ़, उनका भी होम ग्राउंड पंजाब है, और पीटीआई, उनका भी स्ट्रेंथ पॉइंट पंजाब है, होम ग्राउंड पंजाब है। सो यहाँ पे हमारे लिए यकीनन बहुत सारे मुश्किल मराहल हैं, आसान काम नहीं है, लेकिन ये मुश्किल मराहल तो पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा फेस नहीं कर रही। मुश्किलों की नौयतें बदलती रहीं, लेकिन मुश्किलें तो बहुत सारी आईं, और सर्वाइवल की मुश्किलें आई कि बचेंगे भी नहीं, पार्टी चले भी कि नहीं, रहेगा कि पार्टी बच पाएगी कि नहीं। एक दफ़ा ये भी आया कि बीबी शहीद की ज़िंदगी में हमें मार्शलाइज करके सिंध तक महदूद कर दिया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पोजीशन नहीं है। आज पीपल्स पार्टी यकीनन पीटीआई की मौजूदगी में, मुस्लिम लीग की मौजूदगी में, बाकी भी बहुत सारी, और इस बड़े वाइब्रेंट मीडिया की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी को कई सारे चैलेंजेस आए। लेकिन ये भी हमारी हिस्ट्री है कि पीपल्स पार्टी ही एक जमात है जिसको पिछले 50 साल में, बने हुए 50 साल हो गए, 50 सालों में 50 नहीं तो 25 दफ़ा कम अज़ कम ऐसे मुख्तलिफ मराहल का सामना करना पड़ा जब रियासती ताकतों ने, इस मुल्क की समाजी ताकतों ने, इस मुल्क की मजहबी क़ुव्वतों ने इस जमात के हिस्से बखरे करने की कोशिश की। इसके ऊपर बड़े वार हुए। मैंने पहले भी गुजारिश की कि बहुत सारे चैलेंजेस आए, नौयतें मुख्तलिफ थी, आज नौयत शायद मुख्तलिफ होगी, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए आपका बेसिक काम क्या है? एक तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना है, कारकुनों की मर्जी से तंजीमें बनानी है, मशावरत से, उनकी मशवरे से पॉलिसियाँ लेके आनी है जिसको वो कबूल करते हैं। और दूसरा, सोलंकी साहब एक बात याद रखिए, भुट्टो नाम नहीं है, एक लिविंग नॉर्म है। लोग आज भी भुट्टो के साथ अपना इश्क रखते हैं, उसके साथ एक फैंटेसी रखते हैं। बीबी का एक फैंटेसी है, उसके साथ आपने करना क्या है? लोगों का डिस्कनेक्ट उनसे नहीं हुआ, लोगों का डिस्कनेक्ट मुझसे हुआ है। आज जो मैं बैठा हूँ या मैं कल गवर्नमेंट में था, मुझसे हुआ है। और लोग, मेरा काम आज का, मेरा चैलेंज जो है, वो जो डिस्कनेक्ट, जो गैप आया है, जो लोग मायूस होके भुट्टो साहब के साथ तो लिंक्ड है, वो जो लिंक है उसको दोबारा जोड़ना है, और उसके दरमियान जो कड़ी है वो तंजीम है, वो पार्टी है, वो आज की पार्टी है। सो अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, और उसके लिए बुनियादी शर्त क्या है कि हम कारकुनों की मर्ज़ी से, उनकी मशावरत से तंजीमें बनाते हैं, तंजीम साजी करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और रैशनल पॉलिटिक्स करते हैं, अक्ली दलील की पॉलिटिक्स करते हैं। ये खाली जज्बात की पॉलिटिक्स, रेटोरिक बयान करने के बाद ही चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। हमें बड़ी अक्ली दलील के साथ भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज आपने बहुत एजुकेट कर दिया, मीडिया ने लोगों को, सियासी जमातों ने कर दिया, लोगों ने, वक्त बहुत गुजरा है। सो चैलेंजेस हैं, और उसको उससे ओहदा बरा होने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने, जो यंग क़यादत है, उन्होंने जो बुनियाद रखी है वो मशावरत के साथ तंजीम साजी शुरू कर दी। अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मशावरत कर रहे हैं। हमारी इवन जो तैनाती है सारे सूबों में, वो भी कारकुनों की मशावरत से हुई है, और अब पॉलिसी साजी में भी कारकुनों से मशवरे लिए जा रहे हैं। सो एंगेजमेंट है, गैप बिटवीन लीडरशिप एंड वर्कर्स, ये ब्रिज करना हमारा इम्तिहान है। इंशाल्लाह हम करेंगे। आपने बजा फरमाया पीपल्स पार्टी के चैलेंजेस,
50 साल पहले भी जो चैलेंज था 70 के इंतखाबात से सिर्फ 3 साल पहले 1967 का, तो उस वक्त जो चैलेंज था तो वो चैलेंज ये था कि कोई उस वक्त का जो मेन स्ट्रीम मीडिया पीपल्स पार्टी को एक कुव्वत के तौर पर नहीं मान रहा था, उनको संजीदगी से नहीं ले रहा था। तमाम उस वक्त के जो अखबारात थे वो पीपल्स पार्टी को रूल आउट कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि पंजाब असेंबली की 180 नशिस्तों में से 113 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिली थी और दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी कन्वेंशन मुस्लिम लीग, उसके पास सिर्फ 15 नशिस्तें थी। तो ये उस वक्त की लीडरशिप थी। फिर 77 में जब आपकी पार्टी को हटाया गया, बदतरीन मार्शल लॉ लगा 11 साल, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है उसको किसी किस्म की कोई शिकस्त नहीं मिली। पीपल्स पार्टी ने ही वो इलेक्शन लड़े, जीते और हुकूमत बनाई मोहतरमा बेनज़ीर ने। और फिर जो वो 17 नशिस्तों की जो बात होती है ये सब कुछ थी। लेकिन वो चैलेंजेस रियासती जबर के होंगे, दूसरे होंगे। ये पहली बार हुआ है कि अवाम आपसे दूर हो गए हैं, कि जहाँ एक पार्टी को मिल रहे हैं 1,26,000 वोट, दूसरी पार्टी जो है पीटीआई उनको 50, 60, 70 हज़ार मिल रहे हैं, आपके यहाँ 6,000 वोट भी हैं। तो ये जो सूरत हाल है, अवाम जो पंजाब के आपसे दूर हुए हैं, इसको आप कैसे वापस लाएंगे? सोलंकी साहब, एक बात तो ये है कि आपने बड़ा अच्छा तज्जिया कर दिया। भुट्टो शहीद ने जब पार्टी की बुनियाद रखी थी उनके साथियों ने, तो बड़े मारूफ अखबारात ने लिखा था कि ये तो चंद ऐसे नौजवानों की एक गेट टुगेदर है, ये क्या कर सकेंगे, जो नॉन सीरियस सा माहौल है। और फिर तारीख इस बात की शायद है, आज भी एक नौजवान के बारे में कुछ इसी तरह की गुफ्तगू लिखी जा रही है और कही जा रही है और बोली जा रही है। और ये भी इंशाल्लाह सरप्राइज़ देगा, इसलिए कि इसके पास जज्बा भी वही है, खून भी वही है, सोच भी वही है। अब रही बात कि हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी गुजारिश की है ना कि लोगों का रिश्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो से नहीं टूटा, हमसे रिश्ता कमज़ोर हुआ है। अब नए चेयरमैन ने आके क़यादत संभाली है और उसमें कोई हमारी गलतियां भी होंगी, ये मैंने नहीं कहता कि हम बड़े फरिश्ते थे, हमसे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन सोलंकी साहब, हमारी गलतियां थोड़ी थी, उसको मैग्नीफाई इस कदर किया गया। एक तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बैठ के हमें रगेद रहे थे और एक मफरूज़ों पे मबनी सवालों पे जो सुप्रीम कोर्ट कमेंट्री कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बैठे इफ्तिखार चौधरी, तो उससे लोगों का परसेप्शन बन रहा था। फिर एक सेक्शन ऑफ मीडिया था जो उनके साथ खुले हाथों मिला हुआ था, वो उनकी खबरों के टिकर बनाता था, वो जो कभी तारीख में नहीं हुआ। अदालतों के कभी कमेंट्स जजेस के कभी टिकर की सूरत में नहीं आए, फिर शाम को उसके प्रोग्राम नहीं हुए, फिर अगले दिन उसकी बैनर हेडलाइन नहीं लगी, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मखसूस मीडिया से, तो ये एक पब्लिक परसेप्शन खड़ा किया गया। ये याद रखिए, मैं आज भी बहुत सारी जगहों पे ये बात कह चुका हूँ और आज भी कहने को तैयार हूँ और कहता हूँ कि मैं किसी फोरम पे, आपका फोरम हो तो हाजिर हूँ, किसी फोरम पे किसी शख्स के साथ ये मुज़ाकरा करने को तैयार हूँ कि आओ पिछले 5 साल जो हमें कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान का पता नहीं हलिया ख़राब कर दिया और बड़ी ख़राब गवर्नमेंट हमारी रही, आओ मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या हमारा कोई काम था कि नहीं, मैं इस पर बात करने को तैयार हूँ। कोई आके बैठे नहीं, आज हम इस पर बात नहीं कर रहे। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपकी कारकर्दगी बहुत शानदार थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों का आपसे दूर हो जाना, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये मेरा परसेप्शन खराब हुआ ना, मैंने वही कहा। लेकिन मैंने उसको दूर करना। आप उसका मलबा जो है वो अदालत पे और मीडिया पे डाल रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। अगर मीडिया ने जितवाना होता तो 2013 के जो इंतखाबात हैं उसमें जितनी कवरेज पीटीआई को मिली, फिर तो उनका वज़ीर आज़म होना चाहिए था। ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है। जो बड़े मीडिया, मैं बताता हूँ क्या। देखिए, आपने लोगों का ज़हन बनाना होता है, माइंड सेट है ना। अगर एक जमात को, जो हुकूमत में भी है और हुकूमतें पॉपुलर नहीं हुआ करती, एक हुकूमत बैठी है, उसको हैमर कौन कर रहा है, मफरूज़ों में मबनी हैमर कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और उसको मीडिया साथ। और उस वक्त एक मीडिया हाउस बहुत बड़ा था, बाकी मीडिया इतना तगड़ा नहीं हुआ था, जिस तरह वो मुंह करता था सारे उसके पीछे फॉलो करते थे। अगर आप रोज ड्रम बीट करें, चले वो 2013 खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हो गया।
उसके बाद मैंने उसका बलदियाती उसी इंतखाबात मैं हुए। बताने लगा हूं आपको। ज़िमनी मैं इंतखाबात बताता हूं। उसमें हमारे खिलाफ एक तासर आया, बिलाशुबा एक वोट भी हमारे खिलाफ आया, फिर उसमें मैनेजमेंट ऑफ वोट्स भी थी पीटीआई की, जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, पीटीआई का भी उसके ऊपर एतराज है कि इलेक्शन कैसे हुआ। बट मैं यही कह रहा हूं कि इस डिस्कनेक्ट को हमने दूर करना है। रही बात लोकल बॉडीज इलेक्शन हमेशा हुकूमतों के होते हैं। अगर यही परसेप्शन था तो प्रेजेंट में हम हार गए होते हैं ना लोकल बॉडीज इलेक्शन। वहाँ हमारी सूबाई गवर्नमेंट थी, हम जीत गए, या इनकी सूबाई गवर्नमेंट है, ये जीत गए। वहाँ उनकी सूबाई गवर्नमेंट है पीटीआई की, वो जीत गए। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन तो कभी भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन नहीं नजर आते, ये कभी किसी जमात की पॉपुलैरिटी गेज नहीं होते। रही बात बाय इलेक्शन में, हाँ हमने अभी तक वो जो डिस्कनेक्ट है, उस डिस्कनेक्ट को दूर करने की जो एफर्ट्स हैं, हमने सीरियस एफर्ट्स शुरू की है। अब तंजीम साजी हो रही है। अब हम पहले तो हम आज भी ज़रा गौर करें ना, आज भी कुछ हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान ऐसे हैं जिनको पीपल्स पार्टी, मतलब हुकूमत की कोई गलती हो, कोई ख़राबी हो, कोई आइडेंटिफाई करे, कोई पीटीआई करे, कोई दूसरा करे, मैं कर दूं कि जनाब हमने ये मुतालबे गवर्नमेंट से किए हैं, ये दहशत गर्दी में गलती हो रही है, ये सी पैक में गलती है, ये फलां फलां। तो कहते थे आपने सिंध में क्या किया, आपने 5 साल में क्या किया। उनका फिर सुई हमारे ऊपर आकर रुक जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आओ बैठ के मजाकरा करो इस बात पे, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो उसको आज में देखो ना, मेरी कल की गलती कोई थी तो उसको आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन ये जो एक तासर दिया जा रहा है, इससे भी आप परसेप्शन डेवलप करते रहते हैं। आप अच्छे काम को, मिसाल के तौर पर मिट्टी के अस्पताल में 4 बच्चे शहीद हो, बड़ा अफसोसनाक बात है, यकीनन नहीं होने चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ, कभी आपने ये देखा कि किसी अखबार ने इस्लामाबाद के अस्पताल में जो बच्चे मरते हैं उनका तस्करा किया हो? कभी आपने लाहौर के अस्पतालों में, जो वहाँ भी रोज़ बच्चे मरते हैं ना, जिक्र होता है उनका भी, बहुत कम होता है। अगर आप उसको स्पेसिफाई कर लें, सिंध के हवाले से सिर्फ थर की बात नहीं है, सिंध के हवाले से जो पूरी तर्ज हुक्मरानी है उसकी बात है। नहीं, उसके ऊपर अलग बात मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर अगर बात करनी हो तो किसी वक्त फिर उस पर बात करेंगे। आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं उसको इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। और चेयरमैन साहब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चेंज करके और एक नई टीम के साथ कोशिश की है। अब जो लोग इलेक्ट हुए बैठे हैं उन्हीं से आपने वजीर लेने हैं ना जी, कोई आपने कहीं बाहर से इंपोर्ट तो नहीं कर लेने ना। तो जो लोगों ने चुनाव करके भेजा है, थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन हैं उनकी इत्तला के लिए भी बताएं कि जो तब्दीली आई है नए वज़ीर आला की, उसके बाद सिंध की तर्ज हुक्मरानी में क्या ख़ास बातें हुई? देखिए सोलंकी साहब, पहली बात तो यह है कि ये सवाल बनता है आपका सिंध के रिप्रेजेंटेटिव से। मैं तो पंजाब का नुमाइंदा हूँ, मैं पंजाब पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ। लेकिन एक बात, नंबर 1, जो एक था कि जी हर जगह पता नहीं करप्शन है, लूटमार है, काम कोई नहीं हो रहा, इन एक्शन है, लोग काम करने नहीं आते। आज वज़ीर आला ने हर जगह पे अपनी प्रेजेंस शो की है, कामों को ड्राइव कर रहा है। सुबह 9 बजे दफ्तर आके बैठता है, उसके वज़रा, उसके सेक्रेटरीज आ रहे हैं। ये आदतें ख़राब हुई है, इनको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन उन्होंने कई सारी चीज़ों को फोकस करके, मिसाल के तौर पर कराची के हालात है, सफाई है, दूसरे इश्यूज़ हैं, तो उनके ऊपर अगर हम कहें कि जी उन्होंने फ़ौरन 2-3 महीने में ही, हाँ 2-3 महीने में एक सिमत का तयन ज़रूर हुआ है, एक बेहतरी की तरफ सफ़र ज़रूर शुरू हुआ है। ये नहीं हो गया कि सब अच्छा हो गया। और फिर ये भी मैं बात आपको कह रहा हूँ कि एक लिमिटेशन और भी होती है कि जो टीम मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, मैंने उसी से खेलना है ना। नई टीम तो नहीं बना सकता ना मैं, नई टीम तो जब बनेगी बनेगी। तो इस वक्त वहाँ पे एक बेहतरी का सफ़र शुरू हुआ। दूसरा, लोगों की जो पीपल्स पार्टी का डिस्कनेक्ट ख़त्म करने के लिए चेयरमैन साहब, या हमारा डिस्कनेक्ट ख़त्म करने के लिए भुट्टो साहब का और अवाम का रिश्ता जो दरमियान में हम बैठे हैं, यहाँ ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता था? कारकुनों का मुतालबा था कि कारकुन लाओ, हमारी मर्जी के लोग लाओ, बेहतर लोग लेके आओ। तो चेयरमैन साहब ने सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी जगहों पे भी जो लोग लगाए, हम तो बड़े कमज़ोर लोग हैं। निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी के जय्यद आदमी हैं। इसी तरह जो कराची से हमारे सेक्रेटरी आए हैं, बहुत आला पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं। तो कारकुनों को भी और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को भी साथ मिलाया है। खैबर में डॉक्टर आसिम भी हैं जिनको आपने सदर बनाया है कराची का। कुछ सियासी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन उसके साथ सईद गनी भी है। कुछ चीज़ें हैं, मैं उसके लिए शायद मैं जस्टिफाई ना कर सकूं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि केपीके के अंदर वहाँ पे अगर हुमायूं खान आए तो हुमायूं खान तो नेशनल पीपल्स पार्टी है। एक ज़माने में कराची के जियाले पंजाब वालों को ताना देते थे कि आपके जो सदर हैं पार्टी के, वो वटू साहब है जिनको जियाले कबूल नहीं करते। अब पंजाब के जो कारकुन हैं वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी डॉक्टर आसिम की क्या कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, डॉक्टर आसिम, पार्टियों के लिए ना हर बंदा
एक तरह का काम नहीं करता। मेरी तरह हर बंदा झंडा उठा के नहीं चलेगा, आपकी तरह हर बंदा बैठ के या टेलीविजनों पे काम नहीं करेगा। डॉक्टर आसम ने हमारी हुकूमत में बतौर सेनेटर या एडवाइज़र काफ़ी काम किए, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है और क़यादत ने उनको वहाँ पे लगाया है। अल्लाह करे वो कारकुनों के साथ मिल के, जो कारकुन नहीं है वो कारकुन बन जाए और अच्छा काम कर सके। लेकिन जो फैसले करेगा उसके फैसले कुछ मकबूल होंगे, कुछ गैर मकबूल होंगे। फैसले जिसने करने उसी के मकबूल होने हैं ना। और अगर आप स्टेटस को के साथ 2011 में जो तंजीम चली थी आज भी उसी को लेकर चलाते चले जाएं तो फिर ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से और जो गैप है अवाम और पार्टी के दरमियान, ख़ास तौर पर पंजाब में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा से। हम एक मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर। वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदेद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर। कायरा साहब, आप उन कोशिशों का और अपनी ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे थे जिससे अवाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फ़र्क आया है पिछले कुछ सालों में, उसको आप दूर करेंगे। हर पार्टी की एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, हल्का होता है। मुस्लिम लीग नून के बारे में मशहूर है कि जी वो ताजर बरादरी वगैरह उनके साथ हैं, कुछ सरमाएदार भी हैं। जो नए लोग आए हैं पीटीआई, उनके बारे में मशहूर है कि भाई काफ़ी नौजवान लोग, मिडिल क्लास के लोग उनके साथ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिग्नेचर थी वो थी सनती मज़दूर, किसान, लोअर मिडिल क्लास, दानिश्वर वगैरह। तो और ये पंजाब की बेस थी पीपल्स पार्टी की। इसको वापस लाने के लिए क्या है प्रोग्राम आपका, क्या करने जा रहे हैं? देखिए सोलंकी साहब, बात यह है कि किसान के लिए किसी ने किया तो वो कौन है? वो कौन है जिसके दौर में किसान को प्रोटेक्शन मिलती है? वो कौन है जिसमें बेज़मीनों को ज़मीन मिलती है? वो कौन है जिसके दौर में किसान को अपनी काश्त की, अपनी फसल की कीमत मिलती है, अपनी मेहनत का मेहनताना मिल जाता है, उसके घर में भी आसानी से रोटी आनी शुरू? वो कौन है? वो कौन है जो मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ देता है? वो कौन है जो सरमायादार के जबर से उसको निकालता है? वो कौन है जो मजदूरों को सरकारी इदारों में हिस्सेदार बनाता है? ठीक है, कमज़ोरियाँ हैं, मैं से इनकारी नहीं हूँ। आज भी इस दौर में भी जिस तबके की नुमाइंदगी की आप बात फरमा रहे हैं, वो कौन है जो तनख्वाहें बढ़ाता है? वो कौन है जो पेंशनें बढ़ाता है? वो कौन है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कमज़ोर तरीन तबका तक पहुँचने की कोशिश करता है? वो कौन है जो इस मुल्क की फेडरेशन को उनके हकूक़ और शनाख्तें दे के मजबूत करता है? वो कौन है जो सदर से, वज़ीर आज़म से, फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार लेकर नीचे डिवॉल्व करता है? कौन है? वो कौन है जो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकालता है? वो कौन है जो दहशत गर्दी के जिन को 3 महीने के अंदर अंदर पुश बैक कर देता है और 30 लाख लोगों को अपने घरों में आबाद करता है? कौन है? वो पीपल्स पार्टी है। वो पीपल्स पार्टी है जिसके दौर में बावजूद आलमी दबाव के, बावजूद आलमी बहरान के, बावजूद 2 बड़े फ्लड्स के, वो पीपल्स पार्टी है जो इकोनॉमी के हवाले से, जिसमें जो 16-17 बिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट उठाती है और 23-23.5 बिलियन पे ले जाती है। वो कौन है? 2 बड़े फ्लड आते हैं, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता है, फिर बिल्ड करती। कौन है? इनको क्या मिला? इनको तो कोई क्राइसिस नहीं मिला। इनके दौर में तो कोई आलमी बहरान नहीं आया। इनके दौर में तो एडवांटेजेस आए। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ब्रीथिंग फैक्टर होती हैं। सोलंकी साहब, इनकी एक्सपोर्ट 23.5 से वापस आई है। इनके रेवेन्यूज, हमने 5 साल में 1.1 ट्रिलियन से रेवेन्यू रिसीट्स को 2.23 ट्रिलियन डबल किया था। डबल, जो पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में कम होगा। कैसे? हमारे पास तो रिसोर्स नहीं था यार। हमारी तो रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी क्योंकि फ्लड आ गए थे। हम तो फूड डेफिशिएंट थे। 2008 में पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा था, चीनी इंपोर्ट कर रहा था। 1 साल में, 1 साल की पॉलिसियों में पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हुआ। 2010 में फ्लड आया था, याद है आपको? उसके बावजूद पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट कर रहा था, चीनी एक्सपोर्ट कर रहा था, पल्सेस एक्सपोर्ट कर रहा था। कैसे? हम तो इतने ही खराब हो गए कि हमारे सारे किए धरे के ऊपर किसी को नजर ही नहीं कुछ आ रहा। लेकिन वो मैंने जैसे अर्ज किया कि एक ऐसी फिजा बनाई गई
यानी हमारे दौर में अगर एलएनजी का जिक्र किया जाए, एलएनजी के ऊपर डिस्कशन की जाए, डायलॉग किया जाए, तो स्टे हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से। और ये सामान, ये एलएनजी ले आते हैं, महंगी तरीन लाते हैं, अदालत मांगती है, कहते हैं सबूत नहीं, आपको डिटेल नहीं दे सकते। पार्लियामान मांगती है, कहते हैं आपको डिटेल नहीं दे सकते। सीपैक के ऊपर पूछते हैं भाई क्या किया है, मुआहदा क्या है, कहते हैं बता नहीं सकते। और कोई इनके खिलाफ सो मोटो नहीं लेता। अदालत भी चुप कर जाती है, पार्लियामान भी चुप कर जाती है, मीडिया भी खामोश हो जाता है। तो जो इस वक्त हम सरगर्मी देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की फ्रंट से लीड करने की, वही रहेगी या वो फिर पस मंज़र में जाएंगे? नहीं, देखिए ये कोई आपस में कोई क्लैश नहीं है, कोई तनाव नहीं है। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्होंने वो तजर्बे का पहाड़ है। आज भी पाकिस्तान के उनके बदतरीन मुखालिफ भी, उनके सबसे बड़े नाकदीन भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकली अवेयरनेस रखने वाला, फ्यूचरिस्टिक विजन रखने वाला पॉलिटिकल लीडर है तो उनका कोई जवाब नहीं है। तो वो आके अपनी पार्टी को लीड करेंगे और बिलावल भुट्टो तो जंग लड़ेंगे। ये बताएं कि जो जिस तरीके से आप डिज़ाइन कर रहे हैं कैंपेन्स को, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 27 के बाद जो है अगर ये हमारे 4 मुतालबात नहीं माने गए तो हम अवामी तहरीक चलाएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे वगैरह वगैरह। तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी के पास वो ताकत है कि आप कैंपेन कर सकें, और उसका टारगेट क्या होगा, हदफ क्या होगा? देखिए, हदफ तो यह है कि गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि वो हमारे मुतालबे माने, और नहीं तो फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को हटाए जाने की बातें भी जा सकती हैं, कहीं तक जा सकती है बात। लेकिन उसके लिए छोटी छोटी मूवमेंट ज़रूर होती है। बड़ी मूवमेंट पैदा करने के लिए अब छोटी छोटी मूवमेंट शुरू करते हैं। एक दिन में कोई बड़ी मूवमेंट अचानक करप्ट नहीं हो जाती। दुनिया में ये ज़रूर हुआ कि कई ममालिक के अंदर, इस पनामा इशू के ऊपर भी कई ममालिक में ये हुआ कि अचानक मूवमेंट इरप्ट हुई, लोग बाहर निकल आए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी गवर्नमेंटों को जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजूहात कई है। एक तो हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी तहरीक है, सियासी लोगों के अंदर सियासी तहरीक के ज़रिए तब्दीली का अमल है, वो लोगों को ज़रा कमज़ोर है। सियासी अमल भी कमज़ोर हुआ है, कमज़ोर किया गया है। दूसरी ये है कि मीडिया का भी एक रोल है कि मीडिया करप्शन के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा करे। हाँ, जो गवर्नमेंट की और अपोजिशन की डिबेट है उसको वो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि मैंने कई अपने मीडिया एंकर्स को देखा है, कई जगहों पे आर्टिकल पढ़ते हैं, रोज़ डिबेट हो रही होती है कि जी देखें ना, ठीक है करप्शन एक इशू तो है, लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों का इशू तो नहीं है ना। मतलब मुझे लोग कहते हैं, बड़े हैरान होता हूँ मैं कि जी कायरा साहब ये बताइए कि जो आपके 4 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स तो ठीक हैं, लेकिन ये अवाम के पॉइंट्स तो नहीं है भाई। अगर दहशतगर्दी अवाम का इशू नहीं है तो किसका है? नहीं, अगर करप्शन अवाम का इशू नहीं है तो किसका है? अगर सीपैक पाकिस्तान का लेकिन जब इन मामलात पर तहरीक चलती है तो आप तो उनसे भाग जाते हैं। पीटीआई ने पहले जो इंतखाबी धांधलियाँ हैं उनके खिलाफ तहरीक चलाई तो आप जो है वो हुक्मरान पार्टी के साथ जाकर मिल गए। अभी भी जब उन्होंने तहरीक चलाई लॉकडाउन वगैरह की बात, तो आप उनसे हट गए। अब आप अपने तौर पर जब शुरू करना चाहते हैं तो फिर क्या रैशनल है? अच्छा, अपने तनाजुर को ज़रा गौर कीजिए। आपने जो सवाल मुझ पर किया कि हम भाग गए, जी यही कहा। पहला सवाल कि जब इलेक्शन धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू की तो क्या किसी जमात को साथ लिया खान साहब ने? किसी से मशवरा किया? नहीं लिया। क्या हम पीछे भाग के आते कि जनाब हम नहीं, जब अवामी मफाद मैं बताने लगा जब वो तहरीक का मुतालबा कर रहे थे, सबसे पहला हमने इसको इशू किया, इशू बनाया इसको। उसके बाद पनामा इशू को सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने, इलेक्शन धांधली को सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने सबसे पहले कहा था यार उसका इलेक्शन है। इमरान खान तो बाद में आए। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे तो हमने उन्हें कहा कि इनका मुतालबा दुरुस्त है। तहरीक में हम उनके साथ नहीं है, लेकिन मुतालबा इनका दुरुस्त है, तहकीकात होनी चाहिए। जिस दिन तक वो आके बैठे रहे वहाँ पे रेड जोन में, उस दिन तक हमने कहा कि ये इनका मुतालबा दुरुस्त है, हुकूमत वक्त को इनका मुतालबा मानना चाहिए। जिस दिन इमरान खान साहब वहाँ से उठ के, ताहिरुल कादरी साहब वहाँ से उठ के ऐवानों की तरफ गए, उस दिन हमने कहा कि अब हमें ऐवान के ऊपर हमला होता महसूस हो रहा है, अब सिस्टम ख़तरे की बात है। हमने सारी पार्लियामान को इकट्ठा किया। ये बात दुरुस्त है कि हम पार्लियामान के साथ खड़े हुए, सब्सिक्वेंटली हुक्मरान बच गए। अब ज़रा गौर कीजिए, वहाँ पे उसके बाद कमीशन बना।
कमीशन में जब गए तो हमने कहा पीटीआई को, हमने कहा आपका मुतालबा, आपका तरीकाकार गलत है, आप एक गलत पिटीशन लेके चले गए। कैसे साबित कर पाएंगे, कहाँ से आएंगे ये डिटेल्स, कहाँ से लाएंगे सबूत? आप सबूत तो सारे बैग्स में बंद है, वो तो हुकूमत के पास है। हमने गलती की निशानदेही कर दी है, हमारी पिटीशन ये होनी चाहिए, वो बैग खोलिए, उसको खोल के देख लीजिए। आप गौर कीजिए, जितने बैग उन्होंने खुलवाए हैं हल्कों के, उसमें क्या निकला, जितने बैग हमने खुलवाए हैं क्या निकला। पीटीआई ने हमारी बात नहीं मानी। दूसरा, अब सवाल यह है कि ये पनामा इशू आया, पीपल्स पार्टी ने इसको इकट्ठा किया, पीपल्स पार्टी आई आगे, और पीपल्स पार्टी ने सारी अपोजिशन को इकट्ठा करके टीओआर्स बनाए सबको मिला के, बिल बनाया सबको मिला के। और आज भी अगर किसी ने हमें छोड़ा है तो किसने? हम तो रात को एक मीटिंग करते हैं, पीटीआई के लीडर हमें इनवाइट करते हैं, उस मीटिंग में फैसला होता है कि अब हम मजीद मुतालबे नहीं करेंगे, अब हम मजीद मीटिंगें नहीं करेंगे, हम तो लेजिस्लेशन मूव करेंगे। उनके मुतालबा शाह महमूद कुरैशी साहब उसको अनाउंस करते हैं, आपने खुद उसको रिपोर्ट किया होगा। अगले दिन सवेरे उठ के वो कहते हैं कि जी कोई चले ना चले, हम तो बस अब तारीख करके और लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तो छोड़ा किसने है? हमने तो नहीं छोड़ा। तो अभी अब हम उनके पीछे भाग के तो नहीं जाएंगे ना। अभी जो सोलंकी साहब, आप और जो बाकी जो हमारे मीडिया के दोस्त हमें ये कहते हैं, आप जरा गौर कीजिए, क्या हम भाग के उनके पीछे जाएंगे? क्या हम उनका तरला करेंगे कि हमें साथ लेके चलो? क्या उनके साथ जमात इस्लामी है, चल हमें छोड़ दें, जो उनकी इत्तेहादी है, क्या वो साथ है? नहीं, वो शेर पाव साहब उनके इत्तेहादी है, क्या साथ है? क्यों साथ नहीं है? हमारे तो साथ थे, वो बिल के सिग्नेटरीज हैं। तो अभी जो आप 27 तारीख के बाद अगर कोई तहरीक खिलाते हैं तो आप इनसे कहेंगे कि वो आपके साथ शरीक हो? जी बिल्कुल। देखें, पहली बात तो यह है कि हम 27 तक जो चीज़ों को लेकर चलेंगे, इस तक तो सारी जमातों का इत्तेफाक है, वो बिल के सिग्नेटरीज हैं, वो हर मरहले पे उन्होंने साइन किए हुए हैं। अब आगे बढ़ने की बात है, आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा माजी क्या है? हम तो हर दौर में अपोजिशन को, सारी जमातों को साथ लेके चले, इकट्ठा करके चले, इकट्ठ बना के चले, हम तो ऐसे नहीं चलते। तो आप इनके साथ करेंगे। अच्छा, ये जो 4 मुतालबात हैं, खुद इन मुतालबात की क्या हैसियत है? मिसाल के तौर पर आपका यह मुतालबा के वज़ीर ख़ारजा बनाओ, जो आइन आप लोगों ने बनाया, आपकी पार्टी ने बनाया, उसमें एडवाइज़र का जो दर्जा है वो काबीना के वज़ीर का है। तो इनमें क्या ख़राबी है अगर वो उन्होंने उनको एडवाइज़र को फॉरेन ऑफिस का पोर्टफोलियो दिया, तो इसमें क्या ख़राबी है? सोलंकी साहब, 2 बंदे आपने बिठा दिए, वजारत खारजा को अपने तकसीम असिस्टेंट है। वो असिस्टेंट नहीं है ना, वो भी इंडिपेंडेंटली मूव तो आपका ख्याल है ना, लेकिन कानूनी एतबार से एडवाइज़र जो है वो वज़ीर के दर्जा है उनका। मुझे बात मुकम्मल कर ले, मैं समझता हूँ उस बात को। 5 एडवाइज़र्स की कैपेसिटी है, स्पेस है वहाँ पे। अर्ज़ यह है कि इस सारे अमल में हमारा मुतालबा सिंपल ये है कि एक तो किसी एक अहल और अकाउंटेबल बंदे को वज़ीर ख़ारजा बनाए, जो ऐवान को भी जवाब दे हो, और ऐवान के अंदर एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जो पब्लिक की पॉलिसी हो, जो इस ऐवान के अंदर तो डिबेट हो जाए, पब्लिकली अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल एक फॉरेन पॉलिसी बने। यहाँ तो डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हमें तो नहीं पता, इस ऐवान के मेंबरों को कसम उठा के देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से हलफ लेके कि उन्हें पता है कि कश्मीर का इशू के ऊपर गवर्नमेंट की फाइनल पॉलिसी क्या है? क्या किसी को पता है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ असल सूरत हाल तनाज़ा क्या है, कहाँ पहुँचा हुआ है? ये बहुत सारे इश्यूज हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे ना कि जी आप पीपल्स पार्टी का वज़ीर ख़ारजा लगा लें। हम तो कहते हैं आपस में से किसी को लगाएं, किसी अहल और अकाउंटेबल बंदे को। उन्होंने अपने ही बंदे को लगाया, तो उनका बंदा नालायक है। ये तो आपका ख्याल है ना, लेकिन बात ये है कि इसका फैसला तो पार्लियामान करेगा ना। देखिए, मुझे देखिए, मेरा मुतालबा, इसका मतलब यह है कि मैं बैठ जाऊं चुप करके, गवर्नमेंट ने जो करना है करें। लेकिन ये तो कल मेरी कमेंट, मेरी अक्सरियत थी, मेरे खिलाफ क्यों जुलूस निकालते थे? लेकिन ये मुतालबा जो है वो रैशनल कैसे है कि जिस पार्टी की अक्सरियत है उनसे कहते हैं कि जी आपका ये बंदा ठीक नहीं है, आप दूसरा बंदा लगा लो। इसके ऊपर हमारी राय नहीं है। नहीं, आप राय जरूर दें, लेकिन इस पे तहरीक कैसे चल सकती है? तहरीक हम तो 4 पॉइंट्स पे कर रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं, देखिए सोलंकी साहब, बात ये है, एक नुकता क्या हुकूमत वक्त पाकिस्तान का पानी का इशू बेच देना चाहे तो अक्सरियत की बुनियाद पे बेच ले, मैं चुप करके बैठा रहूं, मैं तहरीक ना चलाऊं? नहीं, वो क्या हुकूमत वक्त नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करना बंद कर दे, इदारे हमारे चीखें, दुनिया सारी कहे, तो मैं चुप करके बैठ जाऊं क्योंकि उनकी अक्सरियत है? ये क्या सवाल है भाई? मैं ये कह रहा हूं कि आपका वजीर खारजा ठीक है, वो बड़े मुअम्मर आदमी हैं, उनकी बड़ी एक्सपीरियंस है, फॉरेन मिनिस्टर रहे, वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो बड़ा, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो फेल्ड हैं। तो उनकी फेलियर जो है वो आप उसको आइडेंटिफाई करके मैं कहता हूं, मैं तो कहता हूं मुस्लिम लीग में से किसी को लगाओ। मैं तो ये नहीं कह रहा मुझे लगाओ।
दूसरा आपका जो मुतालबा है कि सीपैक पे जरदारी साहब के ज़माने में जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को आप मुतबादिल समझते हैं पार्लिमान का? उसको ज़्यादा इन्होंने आज तक एपीसी के फैसलों को, ये एपीसी उसका मुतबादल नहीं होनी चाहिए। पार्लिमान का मुतबादल एपीसी नहीं है, पार्लिमान फाइनल फोरम है, अवाम के नुमाइंदा फोरम पार्लिमान है। लेकिन सोलंकी साहब, हमने बहुत सारे फैसले, हमारा तो नेशनल एक्शन प्लान भी एपीसी में हुआ, हमारा तो बाकी भी बहुत सारे फैसले, एपेक्स कमेटियां को आईनी कमेटियां होती हैं, तो हमने बहुत सारे फैसले मजबूरी के तहत किए। लेकिन एक बात याद रखिए, जो मुतालबे हम कह रहे हैं वो है क्या? सी पैक हमारी नज़र में जरदारी साहब के ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इसको परसू किया था। हमारा ख्वाब क्या था कि पहले वो इलाके जो हमसे पीछे रह गए हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के उतने स्टेक होल्डर हैं जितने आप और मैं हैं, जितना इस्लामाबाद, लाहौर या कराची है उतने स्टेक होल्डर वो हैं, लेकिन वो पीछे रह गए। अब उन इलाकों में तरक्की हो ताकि वो हमारे बराबर आ सके, और उसके बाद सारे पाकिस्तान में उसका हिस्सा जाना चाहिए, उसके समरात जाने चाहिए। जब इन्होंने उसको मुतनाज़ा बनाया, उसके रूट के ऊपर मुतनाज़ा बनाया, तो जरदारी साहब ने अपने घर अपोजिशन के तौर पे 2014 में वो सदर मुमलिकत नहीं थे, अपने घर सबको इकट्ठा किया और कहा, और गवर्नमेंट को भी बुलाया, ये नहीं कोई खाली हमारे मुतालबात थे, गवर्नमेंट को भी बुलाया और गवर्नमेंट की मर्जी से जो फैसले हुए उनका मुतालबा कर रहे हैं ना, अमल दरामद करो, ताकि मुल्क के अंदर एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। तरक्की आती अमल, तरक्की होनी चाहिए, तरक्की माकूस न बन जाए, क्योंकि तरक्की मुल्कों को जोड़ती भी है सोलंकी साहब, और मुल्कों को तोड़ भी देती है। क्या किसी से सबक सीखना है? आप तो खुद सबक है, आप तो खुद मिसाल है दुनिया की। पाकिस्तान में 70 में जो 2 लख्त हुआ मुल्क, जो हमसे अलग हुए थे, वो पाकिस्तान बनाने वाले थे यार, वो मुझसे और आपसे बड़े पाकिस्तानी थे, उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। क्यों अलग हुए थे? इसी इम्बैलेंस्ड ग्रोथ के ऊपर सबसे बड़ा मुतालबा यह था कि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा, हमारी ग्रोथ हमें नहीं मिल, डेवलपमेंट हमें नहीं मिल रही। सो डेवलपमेंट, एक तरफ शादियाने बजा रहा था अयूब खान कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और यहाँ पे सनती इनकलाब आ गया है, और दूसरी तरफ आपके खिलाफ दुहाई दी जा रही थी कि हम पीछे रह गए, हमारा हक मारा जा रहा है। इसने पाकिस्तान तोड़ दिया। अगर हम कहते हैं कि भाई इसको बैलेंस ग्रोथ की तरफ लेके जाओ, तो क्या जुर्म है? क्या जुर्म है हमारा? यही है ना हमारा सभी सी पैक के ऊपर मुतालबा। अब फिर भी हम मुल्ज़म हैं, हाजिर हैं। हम बात कर रहे थे कमर ज़मान कायरा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के नए सदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 50वें साल में दाखिल हो चुकी है, उसके मुस्तकबिल के बारे में। इसी के साथ आज के अवाम का वक्त ख़त्म होने को आया। मुर्तज़ा सोलंकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।